हेलो हेलो। गुड इवनिंग। आज पहला क्लास था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण लेट हो गया, लेकिन कल से 7 बजे से मैक्सिमम 7:10, 7 से 7:10 के बीच में आपका क्लास कल से निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आज पहला क्लास आपका है बिहार सिविल कोड का, इंग्लिश का। और बिहार सिविल कोड के लिए इंग्लिश अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, चूँकि मैक्सिमम खास करके बिहार की हम बात करें, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है। इसलिए इस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज मेरे साथ पंकज सर हैं, जो कि पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और आज आपका पहला क्लास जो होगा वो इसके बारे में सिविल कोड में किस तरीके से सर पढ़ाएंगे, किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तरीके से इस क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी कोर्स से रिलेटेड आपको दी जाएगी और कल से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सर अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आपका, लेकिन दूसरे दिन पुनः आपके बीच में हम रिव्यू के लिए ज़रूर आएंगे। आप अपना उस पर कमेंट ज़रूर देंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। सर थैंक यू सो मच नवीन सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। इस बैच का बहुत इंतज़ार आप कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे सर के ऊपर सवार है ना भाई। तो एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या हमारा अप्रोच रहेगा इस बैच के रिगार्डिंग, हम लोग कैसे इस बैच से डील करेंगे। बहुत ही कम समय है हमारे पास, टेंटेटिव डेट हमारे सामने है फेब में ही, पर एग्जैक्ट डेट वो नहीं है। वो उम्मीद है कि वो डेट थोड़ा आगे ही जाएगा, पर फिर भी डेट के भरोसे हमें नहीं बैठना है। हमें अपने प्रिपरेशन के बारे में सोचना है कि हाँ, हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी का पूरा सहयोग और समर्थन हमें मिलेगा। आप हमारे साथ क्लासेस में रेगुलरली बने रहेंगे। हम लोग किस तरीके से इस क्लास को डिजाइन करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कि लिमिटेड जितना भी समय हमारे पास है उस समय को यूटिलाइज करके हम लोग मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हमारा क्या होगा, कैसे पता कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें कैसे डील किया जाए। इन कम दिनों में मैक्सिमम प्रैक्टिस कैसे करके हम लोग को एक कॉन्फिडेंस आया जाए कि हाँ, जब हम पेपर में बैठे तो हमें लगे कि नहीं यार, हमारा तैयारी हो के आया हुआ है। तो उन सभी तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लासेस को स्टार्ट किया जाए, हमारी रणनीति आज हम लोग तय करेंगे, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्या है मामला, सब चीज़ को देखा जाए और फिर हम लोग धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ते चलेंगे। तो फिर से आपका स्वागत करता हूं प्लेटफॉर्म के इस ऑनलाइन चैनल पे। आइए साथियों, पहले हम लोग देखते हैं कि जिसके लिए आप यहां पे हमारे साथ हैं, इंग्लिश के, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो बेसिकली इंग्लिश एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में। अभी भले हम लोग बिहार सिविल कोड में हाथ लगाए हुए और इनकी बात अभी करने जा रहे हैं, बाकी आप और भी कई वनडे एग्जाम्स को आप उठा के देख लें, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि हमारा सिलेक्शन इंग्लिश के बगैर तो होने से रहा। तो जिन भी बच्चों को इंग्लिश में डर लगता हो, इंटरेस्ट ना हो, कृपया करके वो सब आपको मानना पड़ेगा कि ये सब सारे साइकोलॉजिकल बातें हैं। वो आपके दिमाग में बैठा हुआ कि सर डर लगता है या डिफिकल्ट है या कुछ भी है, इन सभी चीज़ों को आप दिमाग से निकालिए। और जब आप क्लासेस में जुड़े रहेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, बेकार का हवा बना हुआ है कि इंग्लिश बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट है। कुछ भी नहीं है। और मुझे आपके एक्सक्यूज से भी फर्क नहीं पड़ता कि सर हम बिहार बोर्ड से पढ़ें कि किस बोर्ड से पढ़ें, कि सीबीएसई से पढ़ें कि कहाँ से पढ़ें। हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता है और आपके लिए भी मैटर नहीं करना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। हम लोग आइए फ्रेश स्टार्ट करते हैं और अपने अप्रोच को ध्यान में रखते हैं। तो जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं तो 20 क्वेश्चन कम से कम तो रहेंगे ही रहेंगे, रहते ही हैं। और वो 20 क्वेश्चन, वो जो 20 क्वेश्चन है, आपका कोई हिस्सा, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है इंग्लिश का जहां पे छोड़ा जा रहा है। मतलब आप बिल्कुल भी इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि यार यहां से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अभी मैं बताता हूं कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। तो बेसिकली इंग्लिश को हम लोग इसे 3 हिस्से में बांट के पढ़ेंगे। 3 हिस्से में हम लोगों को बांटना ही होगा अगर एग्जाम में अपना मामला सेट करना है।
तो इसे 3 हिस्सों में बांट के जिस तरीके से आपको मैं लेके चलूं, आपको मेरे साथ चलना होगा। देखिएगा ध्यान से। एक तो हो जाएगा इसके चैप्टर्स, और चैप्टर्स को पूरा बनाया जाएगा कंसेप्चुअल, यानी जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स हैं, जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स हमारे होंगे, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ले लें या फिर उसके अलावा टाइम एंड टेंस है, आर्टिकल है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस यानी वॉइस है, नरेशन है, जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको भी पता है कि 20 दिन में कुछ भी चमत्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तबीयत से एक चैप्टर को भी पढ़ाया जाए तो उतना समय हम लोग ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अप्रोच बहुत अच्छा रखेंगे तो उस अप्रोच के हिसाब से हम लोग चीजों को कर लेंगे। तो अभी बात करते हैं कि अप्रोच हमारा क्या रहेगा चैप्टर्स पे, कॉन्सेप्ट हमारे कैसे डेवलप होंगे, कैसे हम लोग उन कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। क्लियर है? तो चलो, एक तो हो गया चैप्टर्स कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हम लोग चैप्टर्स को देखेंगे। दूसरा सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, वो है वोकैब सेक्शन, वोकैबलरी, है ना। वोकैबलरी में क्या क्या आता है आपको पता ही होगा। वोकैबलरी में आपसे सवाल पूछा जाता है सिनोनिम्स, जिसको आप हिंदी में समानांतर शब्द भी कहते हैं, साइनो जिसे आप कहते हैं। आपसे पूछा जाता है एंटोनिम्स, आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपसे पूछा जाता है करेक्ट स्पेल्ड, और फिर आपसे वोकैब में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यही 5 चीज हमारे वोकैब सेक्शन को कंसिस्ट करता है। क्लियर है बात भाई? तो हमारे लिए सवाल जो बन के आएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेल्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर 2-2 सवाल भी पूछा या 2-1 के रेशियो में भी पूछा तो हम कुछ नहीं तो कम से कम आइडिया लगा सकते हैं कि 6 से 8 सवाल तो इनके बीच में रहना ही चाहिए। वोकैब से 6 से 8 सवाल इनके बीच में रहेगा ही रहेगा। और तीसरा सेक्शन जो हमारा है वो है प्रैक्टिस पोर्शन। प्रैक्टिस पोर्शन कहने का मतलब कि हम लोग भले ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को देख लेंगे, पर कॉन्सेप्ट देखने से तो हमारा काम चलेगा नहीं। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारे एग्जाम में कोई डेफिनेशन तो आएगा नहीं। ऐसा तो सवाल नहीं आएगा कि डिफाइन नाउन और आपके पास 4 डेफिनेशन रहेंगे। पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। या फिर लिखा रहेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, और ऑप्शन दिया रहेगा 2, 4, 5। कभी ऐसा संभव है क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो उन फालतू की चीजों में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। जब भी फाउंडेशन का इंग्लिश का बैच आएगा उसमें बहुत ही डिटेल में हम लोग समय लेके चीजें करेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को आगे लेके चलना है, तो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारा रहेगा तरीका, उस पर आते हैं फिर से। तो एक बार अगर वोकैब सेक्शन का आइडिया आपको लग गया तो मैं इसे रब कर देता हूं ताकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से बता पाऊं। तो मैं वोकैब सेक्शन को थोड़ा सा रब करता हूं। वोकैब से यही 5 चीजें आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्टली स्पेल्ड या रॉन्गली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड या रॉन्गली स्पेल्ड कहने का मतलब कि या तो दिए गए जो वर्ड्स होंगे 4 वर्ड्स, उन 4 वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का स्पेलिंग क्या होगा, सही होगा, उसे आपको टिक लगाना है। या फिर एक और चीज हो सकता है कि 4 वर्ड दिया जाता है और उनमें से किन्हीं 3 का स्पेलिंग सही होगा और किसी एक का स्पेलिंग क्या होगा, गलत होगा, और वही गलत स्पेलिंग वाले को आपको टिक करना है, जिसको आप इनकरेक्टली स्पेल्ड कहें या फिर रॉन्गली स्पेल्ड कहें। क्लियर बात? चलिए आ जाइए, आप आ जाइए। बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेशन का। तो प्रैक्टिस का बात क्या है भाई, जरा ध्यान आप दीजिएगा कि प्रैक्टिस में क्या क्या क्वेश्चंस बन के आता है। तो जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इन चैप्टर का सीधा सीधा एप्लीकेशन हमारे सवालों में आएगा, और किस तरह का सवाल आ सकता है हमारे एग्जाम में, या आता है या पूछेगा, और वो हमारा क्या क्या रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉमन एरर। क्या पूछा जाएगा? कॉमन एरर। कॉमन एरर किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। कॉमन एरर यानी एक सेंटेंस रहता है जो कुछ खंड में बटा रहेगा और आपसे पूछेगा कि किस सेक्शन में आपके हिसाब से लग रहा है कि गलती है, ए में, बी में, सी में, या फिर अगर किसी में गलती नहीं है तो ऑप्शन डी आपका रहता है नो एरर। क्लियर है बात? तो उन तरह के सवालों को हम लोग कॉमन एरर कहते हैं।
फिर आपसे पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या पूछा जाएगा आपसे? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान को भरना होगा आपको। क्लियर है बात? फिल इन द ब्लैंक्स। आगे बढ़े, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं आपको पता होगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं? जी विवेक जी, आज ज्यादा लेट हो गया, कुछ यही के टेक्निकल इश्यूज और बाकी चीजों की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया, पर कल से आई प्रॉमिस कल से बिल्कुल भी नहीं लेट होगा। मैं ऑन टाइम ही था, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है टेक्निकल चीजों में थोड़ा कभी 19-20 हो जाता है, तो आज भर के लिए मैं खुद क्षमा चाहता हूं। आज लेट हुआ है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट एग्री, पर कल से तो डेफिनेटली नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। ऋषभ जी नमस्कार भाई, विकास जी गुड इवनिंग। कल से डेफिनेटली नहीं होगा, कल से हम लोग ऑन टाइम रहेंगे, पक्की बात है। आइए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं आपको पता होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक छोटा सा पैराग्राफ हमारे सामने रखा रहता है और उस पैराग्राफ से तकरीबन 5 सवाल हमसे पूछा जाता है, जो वह 5 सवाल उस पैराग्राफ पे बेस्ड रहता है। क्लियर है? तो उसे हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चांसेस बनता है कि आपसे क्लोज टेस्ट भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? क्लोज टेस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, चांसेस उसके भी बनते हैं। अब क्लोज टेस्ट किसे कहते हैं? तो आप देखते हो एक अनसीन पैसेज की तरह होता है, यानी सेंटेंस चलता है और 5 जगह खाली स्थान आपको दिखेगा और नंबरिंग किया रहेगा 1 2 3 4 5। क्लियर है? और फिर आपके उसी हिसाब से ऑप्शंस भी रहेंगे और उन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट या सुइटेबल वर्ड को उठाना है और उसे पुट करना है। क्लियर बात? चलिए, क्लोज टेस्ट के बाद आपसे पूछा जाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा आपको, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट इस सिविल कोड में नहीं पूछेगा, और अगर पूछा भी जाता तो हम लोग कॉमन एरर से उसे मर्ज करके देख लेंगे क्या हो सकता था। तो बेसिकली सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा जाएगा आपसे, और जिसको आप क्या कहते हैं? PQRS के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? PQRS। ये हो गया। अब आते हैं सोनू जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये हो गया प्रैक्टिस पोर्शन। अब हमारा अप्रोच क्या है, मामला समझिएगा बात को ध्यान से, कि कैसे हम लोग डील करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि मैं कोई टॉपिक स्टार्ट किया और उस टॉपिक का नाम क्या है? नाउन। मानिए हम लोग कोई टॉपिक, देखो यार ध्यान रखना, जब हम लोग चैप्टर्स की बात करेंगे तो यह आपको भी पता है कि बिल्कुल भी पॉसिबल ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स को एकदम डिटेल में जाके पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास। फाउंडेशन कोर्स है नहीं कि हम लोग समय बहुत ज़्यादा साथ में बिता लेंगे, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम है। लेकिन हाँ बात क्या है कि जैसे चैप्टर्स हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स को टच करेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स को टच करेंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस बहुत नहीं इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उससे जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स निकल के आ सकते हैं उनको हम लोग देख लेंगे। एक चीज ये हो गया। दूसरे चीज पे आते हैं, और वो दूसरा चीज क्या है? मैं कुछ अच्छा कमेंट पढ़ने में मैं रह गया था। विवेक जी कह रहे हैं कि इससे पहले सिविल कोर्ट के बैच में एसपी सर क्लास लिए थे। एक्चुअली एसपी सर का अलग सेपरेट बैच है, प्यून वगैरह को रिलेटेड, है ना। बाकी आप मैनेजमेंट से कंफर्म हो लीजिएगा। अभी फिलहाल तो ये तो मेरा ही बैच है, मैं ही इस बैच को लेके चलूंगा, और इस बैच में सारा जो भी तामझाम होगा वो मैं ही करूंगा, और आप हमारे साथ भी जुड़े रहेंगे। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो आसान टॉपिक्स हैं, उन आसान टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, जो उसके क्रीम रूल्स जो कहे जाएंगे उन क्रीम रूल्स को हम लोग देख लेंगे, और जो कुछ बढ़िया टॉपिक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन सटीक लगने के आसार रहेंगे, उन टॉपिक्स को, उनके जितने भी एकदम बेहतरीन रूल्स होंगे उनको हम लोग बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग डील करेंगे। अब चैप्टर डील करने का क्या तरीका होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चैप्टर है नाउन, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, पर बहुत कुछ हमारे काम का नहीं है कहने का मतलब कि जैसे उन बेसिक चीजों को हमें कोई मतलब है नहीं। जैसे अब हम नाउन के डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स और बाकी चीजों में अगर हम डील करें
तो उसको डील करते करते पता चला कि जो हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए और फालतू चीज़ों में हम घूमते रह गए। तो नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर्स होंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे ग्रामर के, हाँ, विशेष ध्यान हम लोग देंगे किस पे, वॉइस और नरेशन पे, वॉइस और नरेशन पे। क्यों? क्योंकि इससे कुछ नहीं तो एक एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही है, तो जो चैप्टर से क्वेश्चन कंफर्म है उस चैप्टर को हम लोग पहले देख लिया करेंगे। क्लियर है? यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको प्रायोरिटी पे रख के हम लोग उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग पहले डील करते चलेंगे, ताकि नीचे रह के लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोग देख लें। क्लियर बात? ठीक है। अब चैप्टर्स को कैसे हम लोग देखेंगे मैं बताता हूं, कैसे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा मेन और प्राइम फोकस होगा कि कॉन्सेप्ट तो हमारे दिमाग में रहे लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। और मैं चाहूंगा कि जितना हम लोग काम कर लें उतना काम आपके एग्जाम में आ जाए। क्लियर है बात? तो जैसे चैप्टर्स की बात करेंगे तो कोई भी चैप्टर को अगर हम लोग ले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नाउन को ही हम लोग लेते हैं, तो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को हम लोग कैप्सूल के फॉर्म में पढ़ेंगे। कैप्सूल के फॉर्म में पढ़ेंगे। किस फॉर्म में पढ़ेंगे? कैप्सूल। कैप्सूल कहने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग लंबा चौड़ा रूल डेफिनेशन लिखाने में कहीं पे नहीं जाएंगे, पॉइंट स्टार मार्क करेंगे, ये मामला है भाई, ये दिमाग में रहना चाहिए, इसे क्वेश्चन ऐसे लगेगा। क्लियर है बात? तो पूरे के पूरे हम लोग ग्रामर पोर्शन को, जितने भी चैप्टर्स हम लोग देखेंगे कंसेप्चुअल, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कैप्सूल के फॉर्म में देखेंगे, जहां पे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे और उनका सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। जैसे मानिए अगर मैं नाउन आपको पढ़ाया, तो जैसे नाउन के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया तो उस नाउन से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्हें हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? उस नाउन से जुड़े जितने भी सवाल आ सकते हैं या लगेगा अच्छा इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसे हम लोग देख लेंगे। क्लियर है बात? तो ऐसा ही हम लोग सारे चैप्टर्स के साथ करेंगे, लाइक प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एनीथिंग। जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उन चैप्टर्स को मैं शुरू डेली क्लास में शुरुआत में उसका क्या कर दूंगा, मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा और फिर आपके सामने सवाल आ जाएगा, सवाल आएगा आप डील करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? आपको देखिएगा मैं महसूस करा दूंगा कि बहुत ज्यादा आपको सवाल बनाने में मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सवाल का जड़ है वो मैं आपको पहुंचा दूंगा, मतलब जो जादू है वो मैं आपको दे दूंगा, फिर खेल आप खेलते रहिएगा। आइए भाई, तो ये तो बात हो गई, चलो चैप्टर से रिलेटेड कॉमन एरर, फिल द ब्लैंक्स वगैरह की बात हो गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट या PQRS, ये सेक्शन ही बहुत अलग है, इसका आपके ग्रामर या चैप्टर से कोई लेना देना है नहीं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या PQRS के लिए हम लोग सीधा सीधा ट्रिक देखेंगे। ट्रिक देखेंगे कहने का मतलब कि आज भी बहुत बच्चों को सेंटेंस जोड़ने में ही समय लग जाता होगा और समय आपका निकल जाएगा, और चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, टाइम का बहुत बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में, टाइम का बहुत ही बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में। क्लियर है बात? तो आपके पास उतना टाइम का लग्जरी नहीं है कि आराम से बैठ रहे हैं एक एक लाइन पढ़े जा रहे, नहीं भाई, उतना समय आपके पास है ही नहीं। क्लियर है बात? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे पड़ा रहेगा, स्लाइड बना हुआ रहेगा, बस मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको बस एक सेंटेंस देखना है और उसके कैसे आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है बात? वो देख लेंगे हम लोग। बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूरा ट्रिक बेस्ड काम है। आपको पैसेज में कभी पढ़ने ही नहीं दूंगा, कभी पैसेज पढ़ने नहीं दूंगा, सवाल दिखाऊंगा और सवाल से आप देखिएगा आसानी से बस हाथ आपका चलेगा और आंसर आपको मिलते जाएगा। इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे क्लोज टेस्ट। लेकिन ये आपके सिविल कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा मैं आपको करा दूं ताकि अगर आ भी जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या चीज पूछ लिया, ये सर हमें प्रैक्टिस नहीं कराए। तो काम हमारे बस में जितना होगा, जितना हम लोग कर पाएंगे, काम पूरा का पूरा करने का कोशिश करेंगे, और जब हो जाए आप एग्जाम देके हमें बताइएगा, थोड़ा थैंक यू भी बोल दीजिएगा कि हाँ सर काम आ गया, आपका मेहनत रंग लाया। तो ये तो हो गया प्रैक्टिस पोर्शन। क्लियर है? अब मैं आपको बता दिया हूं दो चीज क्लियर करके, और वो क्या रहा दो चीज, कि चैप्टर्स को हम लोग कैप्सूल के फॉर्म में पढ़ेंगे, और जब चैप्टर्स के कैप्सूल यानी पूरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो इन कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को हम लोग देख लेंगे, है ना, इन कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को देख लेंगे, और उसके बाद जो चीजें रह जा रही है प्रैक्टिस का, वो प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे, प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे साथ ही साथ। और मैं एक बात बता देता हूं, जिस दिन आपके एग्जाम का एग्जैक्ट डेट आ जाएगा,
कि सर इस तारीख को सिविल कोड का एग्जाम होने वाला है, तो अगर कुछ पोर्शन अगर हमारा रह भी जाएगा अगर उस समय तक, तो मैं उस समय आपको मैं एक और चीज करा दूंगा, और वो मैं करा दूंगा मिसलेनियस। मिसलेनियस कहने का मतलब कि इसी के अंदर जितना कुछ हो पाएगा हम लोग सारा कुछ देख लेंगे, जितना कुछ होगा। कुछ चैप्टर्स अगर रह जाएंगे तो उन चैप्टर्स को, सवाल को हम लोग ले लेंगे और सवाल से हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, इस चैप्टर से ये प्रमुख सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आप जानिए। क्लियर है? तो हम लोग मिसलेनियस देख लेंगे। चीजें तो हम लोग देखते रहेंगे, जब तक डेट नहीं आया तब तक तो मैं भी रिलैक्स हूं, अच्छे से हम लोग साथ में चलेंगे। मैं तब की बात बोल रहा हूं कि सपोज करिए कि आज हम लोग बात करें और आज से 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो ये लास्ट के 2 दिन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्चुअल चीजों को बस आपके सामने बोर्ड पे पड़ा रहेगा और देखते चलिए। अच्छा भाई, इस ऐसा सवाल आए तो इसका अप्रोच ऐसे आपको रखना है। इन सवालों में पैनिक नहीं करना है। कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन उसी का होगा जो पैनिक नहीं करेगा। पैनिक एक इतना खराब बटन है कि जब सही जवाब भी आपको आ रहा होगा तो आप घबराहट में गलत जवाब को टिक लगा के आ जाएंगे। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये तो हो गया मिसलेनियस की बात। एक जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करना रह गया वो है वोकैब सेक्शन, वोकैबलरी, है ना। वो क्या है? वोकैब सेक्शन है। अब वोकैब सेक्शन में आपको पता है कि साइनो आता है, एंटो आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, और करेक्टली और रॉन्गली स्पेल्ड आता है। क्लियर है? अब देखो यार, आपका और मेरा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन शब्द खत्म नहीं होंगे। ये आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूं। अगर मैं कहूं यार मैं 20 दिन में सारा कुछ पढ़ा दूंगा तो मैं आपको झूठ बोल रहा हूं, और शायद अपने काम के साथ भी ईमानदारी में नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मैं सारी जिंदगी भी सिर्फ वर्ड्स ही पढ़ाते रहूं। विवेकानंद एग्जाम अप्रैल से पहले नहीं होगा, यही इतिहास है बिहार का। अगर ऐसा है तो आपके लिए बहुत ब्रेड एंड बटर है कि आपको समय मिल जाएगा, लेकिन जब तक ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है तो मैं अप्रैल के भरोसे तो नहीं बैठ सकता हूँ भाई, है ना। अपना जो काम है वो तो करना ही होगा। तो मैं कुछ कह रहा था, मैं आपके कमेंट में खो गया। मैं क्या कह रहा था भाई कि हाँ, ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है ना। 3 बहुत बड़े सेक्शन को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। वो नहीं कहते क्रीम को छानना, तो क्रीम को बाहर निकालेंगे। और अभी जब हम देख रहे हैं ना, तो एग्जाम का जो पूछने वाला जो पैटर्न है या लेटेस्ट सवाल जो पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक सा वर्ड्स को उठाता है, सवाल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिएगा कैसे आपसे इस क्वेश्चन को तैयार कर लेता है। मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखिए जरा सा। जैसे क्या लिखा हूँ, टॉल। टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा होता है। क्या लिखा हूँ? शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब नाटा, छोटा। क्या लिखा हूं मैं? फैट। फैट का मतलब मोटा, एकदम ठीक। और मैं फिर लिख देता हूं थिन। थिन का मतलब क्या हो जाएगा? दुबला पतला। अब 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन। अब इन 4 वर्ड्स का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एकदम बहुत अच्छे से पता होगा। आप खुश भी अभी तक होंगे लेकिन ज्यादा देर रह नहीं पाएंगे। अब आपके एग्जाम में मानिए सवाल आ गया, क्या आ गया सवाल? ओबेस। क्या आ गया सवाल? ओबेस सवाल आ गया। अब मामला फंस गया आपका। अब इसका मीनिंग तो सभी को पता होगा, आज जो बच्चा क्लास 2 में भी पढ़ रहा होगा वो भी इतना चीज बता देगा। लेकिन जैसे ही आपके सामने सवाल कर दिया ओबेस, अब आपका मामला फंसा दिया एग्जामिनर। इसी को कहते हैं, एग्जामिनर खुद भी खुश होता है, स्टूडेंट को भी खुश रखता है। क्लियर है? तो कैसे फंसा देता है सवाल, कैसे फंस जाएगा? फंस गया आपके सामने। आसान वर्ड जिसका मीनिंग आपको पता है वो ऑप्शन में पड़ा हुआ है, और जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है वो सवाल में है। अब इसका मीनिंग जान के भी क्या आपको नंबर मिला? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। आप इसका मीनिंग जानेंगे तभी तो हो पाएगा मामला। क्लियर है ना बात? तभी हो पाएगा मामला। अब ओबेस का मतलब आपको पता नहीं है तो या तो आप तुक्का लगाएंगे या सवाल को छोड़ेंगे, या तो तुक्का लगाएंगे या सवाल को छोड़ेंगे। तो दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग को शांत करना है और थोड़ा सा ध्यान देना, शब्द को बार बार देखिएगा। ओबेस 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 ओबेस, ऐसा कुछ दिखा? तो आपको कुछ दिखा होगा। ये क्या दिखा? ओ, यही ना है वर्ड ओ। और जब इसे पढ़ेंगे तो आपको ये भैंस की तरह साउंड करता हुआ दिख रहा होगा। ओ भैंस, ओ भैंस, ओ भैंस, यही इसी तरह से साउंड आ रहा है।
अब आपको भी पता होगा कि आपके घर गांव में आस पड़ोस में किसी को भी भैंस कह के ओ भैंस यह कह के संबोधित किसे किया जाता है? जो मोटा व्यक्ति है। क्लियर है? अब मोटा के लिए वर्ड आपके सामने ऑप्शन में है फैट, और जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फैट हो जाएगा। समझ गए? तो जब भी सवाल आपको विचलित करे, अपने आप को दिमाग को शांत रखना है और ये सोचना है कि यार कुछ तो यहां से बाहर निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाना है। क्लियर है बात? तो एक तो ये हो गया मामला वर्ड्स का। फिर हम लोग साइनो एंटो तो चलेगा ही साथ में। इडियम्स एंड फ्रेज का हम लोग क्या करेंगे मामला, जितने भी लेटेस्ट द हिंदू के एडिटोरियल में आए हुए इडियम्स होंगे, द हिंदू के एडिटोरियल में अभी जितने भी लेटेस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस आए होंगे, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अब जो एग्जाम का अप्रोच हो गया है वो पेपर को भी थोड़ा सा शामिल कर ही ले रहा है। क्लियर है? जैसे एसएससी वगैरह की बात करें या बैंकिंग सेक्टर का, तो उधर का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट वगैरह आता है वो सीधा सीधा पेपर से निकालना शुरू कर देता है। समझ रहे बात को? हाँ, तो मैं कह रहा था कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए क्या करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा एक स्लाइड अच्छे से बना के रखेंगे। जितने भी अभी तक के लास्ट के 6 महीने में द हिंदू में जितने भी इडियम्स वगैरह इस्तेमाल हुए होंगे, या फिर पहले के पूछे हुए इडियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, अपने सामने यहाँ पे रख लेंगे। हर एक इडियम्स का एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हुए चलेंगे। पक्की बात? क्लियर है बात? किसी को कोई संदेह, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना भाई? चलिए, तो इडियम्स की बात हो गया। बात करें करेक्ट स्पेल्ड का या रॉन्गली स्पेल्ड का। करेक्ट स्पेल्ड की बात अगर करें तो इसके लिए दो उपाय है हमारे पास। या तो पूरा का पूरा जो हमारे ये पीडीएफ है, जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस का पैटर्न मटेरियल होगा, उसे हम लोग यहीं पे ले आए बोर्ड पे ही, और यहीं पे हम लोग साथ में सॉल्व करते चलें, टिक लगाते चलें, है ना? या एक और तरीका हो सकता है कि इन सभी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाए, आप घर में ट्राई करें और फिर हम लोग साथ में यहाँ पे आंसर्स को चेक करते चले। काम मैं पूरा करके दूंगा, काम मैं पूरा करके दूंगा, पढ़ाना, प्रैक्टिस कराना, कैसे चीज़ों को दिमाग में रखना, सारा चीज़ मैं करके दूंगा। बस आपको थोड़ा सा मेरे सामने थोड़ा सा ये करना होगा। विवेक जी पूछ रहे हैं कि एंटो साइनो के लिए बुक सर कौन सा होगा? देखो भाई, अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जब आप बुक की बात करें तो सबसे पहली बात कि अगर आप बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम को ध्यान में रखे हुए हैं तो अभी तत्काल आपके पास यहाँ पे इतना समय है नहीं कि आप कोई ऐसा एक किताब उठाएं और उस किताब को सिर्फ एंटो साइनो के लिए उसके लिए खपाया जाए। नहीं, फिर भी अगर आप रखना चाहें तो एक बुक अभी है, बुक का नाम है ब्लैक बुक। ये वोकैब के लिए डेडिकेटेड बुक है, ये वोकैब के लिए डेडिकेटेड बुक है। लेकिन मैं आपको वर्ड्स कराऊंगा, मैं कराऊंगा वर्ड्स, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन फिर भी आप किताब रखना चाहें तो ये किताब रखें। क्लियर है? और जब बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम वगैरह जब आप फ्री हो जाएं तो आप कोशिश करिएगा द हिंदू के जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं उन्हें आप छांटना शुरू करें, उनके मीनिंग्स को आप समझना और पढ़ना शुरू करें। उससे क्या होगा कि आगे आप कभी भी, जैसे अभी एमटीएस का फॉर्म भरा जा रहा है, फिर आप एलडीसी देंगे, सीजीएल देंगे, या और भी किन्हीं सेक्टर्स में अगर आप जाना चाहेंगे तो आपके पास शब्दों का खजाना रहेगा, तो गेम अच्छा चलेगा आपका। क्लियर है बात? तो आप चाहे तो बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा तरीका, अप्रोच कि क्या रहने वाला है, इस बैच को हम लोग कैसे डील करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास डेली 1 घंटे का ही समय रहेगा। कोशिश करेंगे कि सैटरडे संडे छुट्टी के दिनों थोड़ा सा हमें ज़्यादा समय मिल जाए, ताकि क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा है इंग्लिश का, उस बड़े सिलेबस को समेटते समेटते भी इतने अच्छे से आपको चीज़ों को आपके तक पहुंचा दिया जाए कि आपका बस काम अच्छे से हो जाए, एकदम बल्ले बल्ले हो जाए पूरा। क्लियर है? तो ये था हमारा ढांचा कि कैसे हम लोग को इस तरीके से या इस नक्शे पे घर को बनाना है। और उस घर के बनाने के क्रम में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज टाइम थोड़ा लेट हो गया, निकल गया, तो वर्ड्स हम लोग नहीं कर पा रहे। अदरवाइज क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने से पहले वर्ड्स को ही देखेंगे और फिर हम लोग ग्रामर पोर्शन में आ जाया करेंगे। तो इससे क्या चीज़ें मोनोटोनस नहीं होंगी। 10-15 मिनट शब्द वर्ड्स के लिए देंगे, फिर हम लोग ग्रामर के लिए आधा घंटा देंगे, और फिर लास्ट के 15 मिनट हम लोग प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। तीनों चीज़ एक साथ लेके चलेंगे। आपको कुछ भी
बोझ जैसा मैं महसूस नहीं होने दूंगा कि सर अभी ग्रामर पढ़ा दिया, अब सिर्फ वर्ड ही बताए जा रहे हैं, वो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चलिए एक टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर कल सीधे इस टॉपिक से मामला को आगे बढ़ा देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक हमारा क्या है? नाउन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन। अब इसके डेफिनेशन पे अगर मैं आऊं तो डेफिनेशन नाउन का क्या ही हो सकता है? बहुत ही आसान, जो आप क्लास 1 में पढ़े होंगे वही आप 10th में पढ़े होंगे, वही आप 12th में पढ़े होंगे, और वही आज भी पढ़ेंगे कि नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, चीज के नामों को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी इसको अगर शॉर्ट भी करूं तो क्या करेंगे हम लोग कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका नाम, हमारा नाम, किसी का भी नाम, वो सब क्या है? नाउन है। जैसे मैं अपना नाम लूं, इस शहर का नाम लूं, है ना, कुछ भी कहूं, डॉग, एनिमल, कुछ भी कहूं, ये सारे क्या हैं? नाउन है। क्लियर? तो एक और बेसिक बात आपको पता होगा, आपसे अगर पूछा जाए कि नाउन कितने तरह का होता है, कितने तरह का होता है? काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने तरह का होता है भाई? आपको पता होगा कि नाउन जो हमारा है वो 5 तरह का होता है। और वो क्या क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ये 5 तरह का नाउन होता है आपका। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है? जैसे आपका नाम, मेरा नाम, इस शहर का नाम, ये सारा क्या कैसा नाम हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन हो जाएगा ये? प्रॉपर नाउन। राज, सिमरन, पटना, दिल्ली, ये सारा कैसा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की बात करें अगर, लड़का, लड़की, ये सारे कैसे नाउन हो जाएंगे? कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन, कुछ भी आप ले लें मटेरियल, है ना, जिस तरह के मटेरियल ले लें आप, आयरन, वुड, राइस, कुछ भी आप ले लिए, ये सारे क्या हो जाएंगे? मटेरियल। अब्स्ट्रैक्ट, लव, हेट, ऑनेस्टी, ये सारे क्या हो जाएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। और कलेक्टिव यानी समूहवाचक संज्ञा के लिए आपका क्या हो जाएगा? कुछ भी आप ले लिए, जैसे क्लास, टीम, क्राउड, आर्मी, ये सारे कैसे नाउन हो जाएंगे? कलेक्टिव नाउन होंगे। क्लियर है बात? तो ये जो 5 तरह का नाउन आपको दिख रहा है, ये 5 तरह का आपका नाउन जो है वो है ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन 5 तरह का है। कौन कौन सा है वो? प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन कितने तरह का है, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन कितने तरह का है? मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो नाउन हमारा है वो 3 तरह का है। कुछ किताबों में 2 तरह का भी लिखा होता है, पर एक्चुअली आप उसे 3 तरह का मानिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन को हम सेपरेट ही रखते हैं। क्लियर है? तो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो जो नाउन हमारा है वो 3 तरह का है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। 3 तरह का नाउन है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। एकदम ठीक है विवेक जी, 3 टाइप्स, एकदम ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को तो चलो हम लोग किनारे कर दिए, उसे किनारे ही रहने देते हैं हम लोग। बात करते हैं आगे। तो
ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग कितने तरह का था? 5 तरह का। तो उस 5 में से एक तो खत्म हो गया, प्रॉपर नाउन बचा था 4। अब जरा तुम बताइए उन 4 नाउन में से किसे हम काउंटेबल कहेंगे और किसे अनकाउंटेबल कहेंगे? क्या काउंटेबल और अनकाउंटेबल से मीनिंग आपका क्लियर है? नाम में जवाब छिपा हुआ है। जब हम काउंटेबल कहते हैं यानी जिसकी गणना या गिनती हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, वो कैसा नाउन हो जाएगा? काउंटेबल। और अनकाउंटेबल यानी जिसकी गणना या गिनती हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर है? एक चीज आप ध्यान रखें इसे हिंदी भाषा में। दूसरा, जिस भी नाउन का प्लूरल बना पाए, बहुवचन बना पाए, वो काउंटेबल नाउन होगा। क्लियर है? जिस भी नाउन का आप बहुवचन प्लूरल फॉर्म बना पाए वो काउंटेबल होगा, और जिस भी नाउन का आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना पाएंगे वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। तो कहने का मतलब कि काउंटेबल में क्या क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये नाउन कैसे कहलाएंगे? काउंटेबल कहलाएंगे। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन कैसा नाउन कहलाएगा? काउंटेबल नाउन कहलाएगा। वहीं पे मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा नाउन कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन कराएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? अब जैसे देखिए ना, अभी मटेरियल का एक एग्जांपल हम लोग देखे थे। फॉर एग्जांपल मानिए राइस, तो क्या आप चावल को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। जब आप गिन ही नहीं पाएंगे तो क्या कभी भी आप लाइफ में ऐसा देखें कि चलो यार चावल का प्लूरल बहुवचन बना देंगे राइसेस? तो ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्लियर है? तो चूंकि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, इसकी गिनती या गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये कैसा नाउन कहलाता है? काउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल। वहीं पे जब हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन में अभी हम लोग एक एग्जांपल देखे थे, बॉय। तो क्या बॉय का प्लूरल हम लोग बॉय से नहीं बनाते हैं? यानी लड़कों को क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है, और जिसे गिन सकते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? काउंटेबल कहलाएंगे। क्लियर बात? क्लियर है? ठीक है, आशा करता हूं इतनी बात आपकी क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जरा सा, नाउन को बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। एक हो जाता है नाउन का नंबर, जिसे हम कहते हैं वचन। एक होता है नाउन का केस, जिसे आप कहते हैं कारक। और एक हमारा होता है नाउन का जेंडर, जिसे आप कहते हैं लिंग। तो नाउन हमारा 3 हिस्सों में बटा हुआ है, नंबर, केस और जेंडर, है ना? वचन, कारक और लिंग। क्लियर? तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो है जेंडर, जो हमारा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से आपके लिए सवाल बन के नहीं आएगा। अगर नाउन से क्वेश्चन बनाता है तो आपको जेंडर से कभी भी सवाल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हाँ, सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के और बेहतरीन सवाल मिल सकते हैं। कहां से? नाउन के नंबर से और नाउन के केस से। तो जैसा कि मैं क्लास को स्टार्ट होते में बताया था कि जब हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो किस फॉर्म में पढ़ेंगे? कैप्सूल के फॉर्म में। यानी लंबा चौड़ा में रूल्स में आपको नहीं इन्वेस्ट करूंगा आपके समय को। आपको बस चाहूंगा कि एकदम पॉइंट वाइज आप कॉपी में हर एक चीज लिखते चलें। आप चाहें तो उसको लेंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा का आप इस्तेमाल करना चाहें आप कहिए। मैं दोनों भाषा में, कहोगे तो भोजपुरी में भी लिखाना शुरू करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी भाषाएं मुझे आती है। लेकिन हाँ भाई, कॉपी पेन जरूर रखिएगा। पता नहीं चल, ऐसा ना हो कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ऐप पे पड़ा ही रह जाए। नहीं, कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा भाई। आइए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपनी कहानी आज कुछ नहीं तो यहां से शुरू करते हैं, फिर देखा जाएगा कल क्या होगा। आज क्लियर है? आज हम लोग अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नाउन के नंबर को देख लेते हैं, और फिर कल से फिर हम लोग अच्छे से चीज़ों को डील करेंगे। तो नाउन का नंबर की बात अगर हम लोग करते हैं, जिसको आप वचन कहते हैं, तो नाउन का नंबर कितने कैटेगरी में बटा हुआ है? कुछ पता है आपको? नाउन का नंबर या वचन कितने हिस्से में बटा हुआ है? कितने हिस्से में बटा हुआ है? हिंदी वाले 2 बताएंगे सर, अंगिका में
अंगिका क्या है भाई? तो बेसिकली संस्कृत में 3 तरह का पढ़े होंगे आप कभी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़े होंगे कभी संस्कृत में। पर अभी फिलहाल हम लोगों को संस्कृत से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर बात करें इंग्लिश की या बात करें हिंदी की, तो दोनों में जो नाउन का नंबर या वचन है वो 2 हिस्से में बटा हुआ है। कितने हिस्से में बटा हुआ है? 2 हिस्से में बटा हुआ है। तो नाउन का नंबर बेसिकली 2 हिस्से में बटा हुआ है, और वो क्या क्या है? सिंगुलर और प्लूरल। क्या क्या है? सिंगुलर और प्लूरल। कोई दिक्कत? तो 2 हिस्से में बटा हुआ है, सिंगुलर और प्लूरल। इसी को हिंदी में सिंगुलर को यहाँ पे एक वचन कहते हैं, और प्लूरल को आप क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो सिंगुलर कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, कितनों को डिनोट करेगा? कितनों को डिनोट करेगा? डिनोट्स 1। किसी एक ही व्यक्ति को ना सिंगुलर हम कहेंगे या एक वचन कहेंगे जी। तो सिंगुलर कितनों को डिनोट करेगा? एक को। और वहीं प्लूरल, प्लूरल डिनोट्स मोर देन 1। कितनों को डिनोट करेगा? डिनोट्स मोर देन 1, यानी एक से अधिक को ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्लियर है बात भाई? क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं। आप देखो, अननेसेसरी चीजों में हम लोग समय को वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे अभी मैं कुछ नाउन लिखता हूं, ठीक है, और उन नाउन का प्लूरल बनाने को अगर कहा जाए आपसे, तो आप बहुत आसानी से बना देंगे, और उसमें हम लोग रूल्स पढ़ने की आवश्यकता हमें है नहीं। जैसे अगर मैं कहूं कि बॉय है ना, बेंच है, मैंगो है, सिटी है, कंट्री है, यहां पर मैं बॉय। देखिए जरा सा, कुछ नाउन आपके सामने, कुछ नाउन आपके सामने है, बेंच, मैंगो, सिटी, कंट्री, बॉय। अब इन नाउन्स को कोई अगर आपसे कहे कि यार इसका प्लूरल बना पाओगे, बहुवचन बना पाओगे, तो आप तुरंत बना दीजिएगा, तुरंत आप बना देंगे। यार ये सर बेंच का हमारा क्या होता है? बेंचेस होता है। मैंगो का क्या होता है? मैंगोस होता है। सिटी का क्या होता है? सिटीज होता है। कंट्री का क्या होता है? कंट्रीज होता है। बॉय का क्या होता है? बॉयज होता है। सभी को पता होगा। अब एक तो हो गया, ये जो जानकारी है ये रटा हुआ जानकारी है आपके पास, कैसे चलो इसका ऐसा बहुवचन होता है। अभी मैं नया शब्द आपके सामने रख दूंगा, अभी फंस जाएगा मामला आपका। तो एक तो ये है कि आपके सामने रटा हुआ है। अब देखो, चलो जब रटा हुआ है तो समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए आपके रटने का मैं थोड़ा फायदा उठा लेता हूं। और फायदा क्या उठाएंगे कि अब इन चीजों के रूल्स में हम लोग नहीं घुसेंगे, और रूल्स में अभी घुसने का समय भी हमारे पास नहीं है। इसके रूल्स में हम लोग नहीं घुसेंगे, क्योंकि इसका रूल्स फिर आपको मैं इस तरीके से बता देता कि अगर कोई नाउन का आखिरी लेटर CH, O वगैरह से खत्म होगा, तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। क्लियर? अगर कोई नाउन का लास्ट लेटर किससे खत्म हो? Y से खत्म हो, और Y के पहले अगर कोई क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट आ जाए, स्वर और व्यंजन तो आपको पता ही होगा, है ना? वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो पता ही होगा। तो अगर कोई Y है, Y से खत्म हो रहा है कोई नाउन, और Y के पहले अगर वो कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वो Y हटेगा और क्या लग जाएगा? IES। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं? वहीं पे अगर कोई नाउन Y से खत्म हो, जैसा कि आपको दिख रहा, अगर कोई नाउन Y से खत्म हो और उस Y के पहले कोई वॉवेल आ जाए, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ हम लोग क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। अब या तो इन चीजों का आपको पता है तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, है ना, कि इसके लिए बाकायदा मैं रूल आपको लिखाऊं। नहीं, रूल हम लोग देखेंगे, लिखेंगे, लिखाऊंगा,
किसका? जहां से क्वेश्चन बन के आएगा। और वो रूल्स क्या क्या होंगे मैं अभी आपको आइडिया दे देता हूं कि कल के क्लासेस में हम लोग रूल्स का क्या क्या मामला शुरू होगा। जैसे ये तो चलो बहुत ही बेसिक बात हम लोग कर लिए, बहुत ही बेसिक बात करें, इतना तो आपको पता ही होगा कि किसी भी नाउन को जब हम प्लुरल बनाएंगे तो उसमें एस ई एस या आई ई एस लगेगा और वह उस नाउन को क्या बना देता है? प्लुरल बना देता है। और भी बहुत तरीके प्लुरल बनाने का, किसी के अंत में ए लगता है प्लुरल बन जाता है, किसी के अंत में ई एस लगेगा प्लुरल बन जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया। चलो नाउन के अंत में एक बार और किस चीज के बारे में भाई एक बार और बताऊं मैं? कुछ अभी बहुत ही बेसिक बात कर रहे थे हम लोग, तो बेसिक बात वही रूल्स वाला था कि अगर किसी नाउन के अंत में, जैसे अभी हम लोग देखा था मैंगो वाला, बेंच वाला, कि अगर कोई नाउन के अंत में कोई वॉवल से खत्म हो, जैसे ओ वगैरह से है ना, या सी एच एस एच ऐसा एस एच वगैरह से खत्म होता है, तो उसको प्लुरल बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं। ठीक है? अगर कोई नाउन वाई से खत्म हो रहा है और वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उस वाई को हटा के हम आई ई एस लगा करके प्लुरल बनाते हैं। और फिर उसी में देखे थे अगर बॉय, मंकी, डोंकी, ये कुछ ऐसे नाउन है जो वाई से खत्म होता है लेकिन उस वाई के पहले कोई वॉवेल रहता है, उस केस में हम वाई को हटा के आई एस नहीं लगा पाते हैं, जबकि उसके बदले हमें क्या करना पड़ता है? वाई के अंत में क्या लगाना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ एस लगाना पड़ता है। क्लियर है? और फिर अभी हम लोगों ने बात कर रहा था कि अगर किसी नाउन को प्लुरल बनाना तो उस नाउन के आखिर में या तो एस लगा दीजिए, या ई एस लगा दीजिए, या आई ई एस लगा दीजिए। और कुछ नाउन्स होंगे जिसके अंत में ए लग के प्लुरल बनेगा, जैसे एजेंडम, तो एजेंडम का प्लुरल क्या बनता है? एजेंडा। बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम का प्लुरल क्या बनेगा? बैक्टीरिया। डेटम, डेटम का प्लुरल क्या बनेगा? डेटा। स्टेडियम, स्टेडियम का प्लुरल क्या बनेगा? स्टेडिया। ये कुछ नाउन्स होंगे आपके। क्लियर है? तो खैर ये तो बहुत ही बेसिक बात है। कल की क्लास में हम लोग जहां से जो कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता देता हूं, जहां से सवाल आपका लगेगा और पूछा है पूछते रहेगा, और वो सवाल हमारा पूछेगा कंपाउंड नाउन से। तो कल के क्लास में हम लोग नाउन को आगे बढ़ाएंगे और कंपाउंड नाउन से हम लोग कहानी अपना स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड नाउन होता क्या है वो कल देखेंगे, पर मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जब आप कंपाउंड कहते हैं यानी कोई एक शब्द का निर्माण होगा जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलके बने होंगे। क्लियर है? और वही नाउन क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत? तो इसके बारे में कल की क्लास जब हम लोग आएंगे तो वर्ड से स्टार्ट करेंगे और फिर कंपाउंड नाउन से स्टार्ट करेंगे और फिर कंपाउंड नाउन के क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात? जैसे कंपाउंड नाउन में किस तरह क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा बता देता हूं कि मानिए कोई भी कंपाउंड वर्ड है, फादर इन लॉ, जिसे आप ससुर कहते हैं, तिलक ले लोगे ना, तिलक लोगे, जैसे फादर इन लॉ एक नाउन है, कंपाउंड नाउन है, तो आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन लगा आता है फादर इन लॉस, और ये गलत नाउन हो जाता है। कंपाउंड नाउन कहता है कि जब भी हमारे सेंटेंस में कंपाउंड नाउन हो और उस कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाना यानी बहुवचन बनाना है, तो हमेशा जो मेन वर्ड होता है उस मेन वर्ड में एस या ई एस लग के उसका क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। एक बात। दूसरा, मानिए कोई कंपाउंड नाउन है जो मैन या वुमेन से मिलके बना, जैसे मैन डॉक्टर या वुमेन टीचर, ये भी कंपाउंड नाउन है, दो शब्द मिलके एक शब्द बना है, ये भी कंपाउंड नाउन है। तो हम लोग देखेंगे कि जब कंपाउंड नाउन रहेगा और वह कंपाउंड नाउन जब मैन या वुमेन से मिलके बनेगा तब उसका बहुवचन हम कैसे बनाएंगे। क्लियर है? फिर इसी में आगे हम लोग देखेंगे कि जब कंपाउंड नाउन मैन या वुमेन से मिलके बने पर वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, जैसे मैन हेटर, वुमेन लवर, हेटर, लवर, ये सारे एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, तो उस केस में हमारा प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा। क्लियर बात? कुछ कंपाउंड नाउन होंगे जो अंत में फुल से खत्म होगा, FUL से, हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल, चम्मच भरा हुआ, मुंह भरा हुआ, उससे उसका प्लूरल कैसे बना जाएगा। क्लियर? तो कंपाउंड नाउन से शुरू करेंगे, फिर हम लोग नाउन के नंबर के दूसरे सेक्शन में भी चलेंगे, नाउन के नंबर के दूसरे सेक्शन में चलेंगे, और वो दूसरा सेक्शन हमारा क्या होगा कि कुछ नाउन आपको बहुवचन की तरह दिखेगा पर वो हमेशा एक वचन होगा, कुछ नाउन जो एक वचन की तरह दिखेगा पर हमेशा बहुवचन होगा, कुछ नाउन जो सिंगुलर की तरह दिखेगा और सिंगुलर की तरह काम करेगा, कुछ नाउन जो प्लूरल की तरह दिखेगा और प्लूरल की तरह ही काम करेगा। क्लियर है? कुछ नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से काम करेंगे, उसे देखेंगे कल फिर हम लोग। फिर वहां से जब हम आगे चलेंगे तो और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जहां से बन के आ पाएगा उसके बारे में बात करेंगे, जैसे
बहुत बार हमारे एग्जाम में सवाल बना देता है कि राहुल इज माई कजन ब्रदर, राहुल इज माई कजन ब्रदर, सिया इज माई कजन सिस्टर, इस तरह की सवाल आएगा। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि कजन का स्वयं ही मतलब होता है भाई या बहन, चाहे वो जो हो, चचेरा, मेरा, फुफेरा, मौसेरा, जितने तरह के भाई बहन हो, तो कजन का स्वयं ही मतलब होता है ब्रदर या सिस्टर। तो इनके साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगेगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जगह के लिए, जगह के लिए अभी तक आप लोग प्लेस या सीट या बर्थ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लास वगैरह में आते हैं तो आप बोलते हैं यार बेंच में मेरे लिए भी जगह रखना, है ना, कि मेरे लिए भी प्लेस रखना। बस में जाते हैं तो आप कंडक्टर से पूछते भैया कोई सीट खाली नहीं है क्या। ट्रेन में जाते तो टीटी से पूछते कि कोई बर्थ खाली है या नहीं। तो आपको कल सीखने को मिलेगा कि इन जगह के लिए प्लेस, सीट या बर्थ वर्ड का इस्तेमाल ना करके आप किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, रूम का। तो बहुत सारी तमाम बातें हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? तो आज चलो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से हमें भी खेद है। खैर, जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, यानी कल के क्लास में, तो एकदम ऑन टाइम हम लोग चीज़ें स्टार्ट करेंगे। आशा करूंगा कि जितने भी लोग आप एनरोल्ड हो रहे हैं उस क्लास में आप बने रहेंगे, है ना, क्योंकि लाइव क्लास में जब पढ़ेंगे तो उसका मजा ही कुछ और रहता है। आपके कुछ डाउट रहेंगे उसे मैं सामने से देखूंगा, सॉल्व करूंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि हमारा इंग्लिश किस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। हम लोग बड़े प्यार से, तसल्ली से, पूरे एकदम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे, है ना। मैं ये मान के पढ़ा ही नहीं रहा हूँ कि अच्छा चलो सिविल कोड में इसी लेवल तक का सवाल आता है तो मुझे वहीं तक बताना, मैं बिल्कुल ऐसा मान के नहीं बता रहा चलूंगा। क्लियर है? मेरी वो आदत भी नहीं है। मैं जिस चीज़ में हाथ लगाऊंगा मैं उसको अटमोस्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, है ना। जितना एकदम उसके सर थ्योरी भी देखिएगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बगैर थ्योरी का कैसे आप सवाल बनाओगे भाई? बगैर थ्योरी का आप कैसे सवाल बनाओगे? मैं आपको खाने का रेसिपी ही ना दूं और मैं आपको कहूं चलो यार खाना बना के देखा, तो आप कहां से बनाएंगे? बगैर थ्योरी का तो काम चलेगा नहीं। थ्योरी तो देना एकदम मुझे शौक भी है या आप मजबूरी कहें, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन से तो काम चलेगा नहीं। अब क्वेश्चन से अगर काम चलना रहता तो बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ है, एबीसीडी टिक लगाते रहते, तो वैसे काम नहीं चलेगा भाई। आपको बकायदा मैं कॉन्सेप्ट थ्योरी दूंगा और उस कॉन्सेप्ट का सवालों में एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि देखो भाई अभी हम लोगों ने ये सवाल पढ़ा और इस सवाल का देखो इस तरीके से सवाल हमारे आया, है ना, कि ये रूल अभी हम लोग पढ़े और इस रूल का देखो इस हिसाब से इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जाएगा। क्लियर है बात? तो अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर आई लीव। सर हमको लगा 100 मिनट, नहीं बताइएगा, नहीं समझा मैं भाई, बेगूसराय मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाया। तो आपको कुछ लगना लगाना नहीं है, आपका करियर सुरक्षित हाथों में है। आप भरोसा रखिए मेरे ऊपर, बहुत अच्छा मैं काम आपको करके दूंगा। आप खुश रहेंगे मेरे सर्विसेज से। आप लगेगा कि अच्छा चलो इंग्लिश में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत ही कम समय में। और फिर अगर आपको अच्छा 100 रुपए में, अरे नहीं भाई, मैं देखता ही नहीं हूँ कि आपका क्या पैसा है लगा दे रहे हैं आप क्या, वो मैं देखता ही नहीं हूँ, वो मेरे लिए मैटर है ही नहीं। कोई 100 रुपया दे रहा है कि 1 रुपया दे रहा है, नहीं पता भाई। हमारे लिए जो गुरु दक्षिणा है वो है, आपका नौकरी हमारे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगा। तो मुझे रकम और पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या फीस रखा गया क्या है। पैसा कभी भी क्वालिटी को वैल्यू नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो वो बेवकूफ़ है। नहीं, अगर मुझे अच्छा काम करना है तो मैं करूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 100 दिए, 1000 दिए कि लाख दिए। ये मेरा मानना है। काम बहुत अच्छे से करेंगे भाई, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको कल के। आज तो चलो इंट्रोड्यूस करते करते समय निकल गया, थोड़ा लेट भी स्टार्ट हुआ। कल आप देखिएगा कि कैसे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा, पूरा पूरा आइडिया। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। हर चैप्टर का मैं पीडीएफ दूंगा। जैसे नाउन पढ़ाया तो नाउन का पीडीएफ दूंगा और फिर उस पीडीएफ को आप भी सॉल्व करेंगे और मैं भी सॉल्व करूंगा और साथ में सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर का, हर एक चीज का जितना मैं सिलेबस लिखाया सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा। एक एक चैप्टर का मैं पीडीएफ दूंगा और फिर मिसलेनियस का भी पीडीएफ दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उतना काम करा दूंगा कि आपको कोई किताब देखने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है? तो और कोई सवाल अगर आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और कुछ अगर पूछना है आपको तो, वरना आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे। फिर कल से हम लोग जोर से पूरा ताकत से लगेंगे। आप भी एक फ्रेश कॉपी बना लीजिएगा। क्लियर है? बिल्कुल इंग्लिश है भाई, इंग्लिश है। बगैर इंग्लिश का कहाँ नौकरी यार, नौकरी लेना तो आपको मेरे से मिलना ही होगा।
नौकरी चाहिए तो मिलना होगा। आप बिल्कुल नहीं सोचिए कि हम इंग्लिश, अब तो थोड़ा दिन वेट करो, थोड़ा देर में देखो कहीं रेलवे में भी अब इंग्लिश आना शुरू हो। क्लियर है? एनी डाउट? कुछ अगर आप पूछना चाहे तो। राइटिंग वाला लेटर प्रेसिस रहता है, बिल्कुल रहता है, ऐसे लेटर प्रेसिस रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी का समय तो निकले, फिर उस पर काम करेंगे हम लोग। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे रखते। थैंक यू सो मच। कल मुलाकात करेंगे हम लोग। थैंक यू भाई, थैंक यू। कल मिलते हैं।